अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करना है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप के अंदर। तो ये दो हम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अहम है। अच्छा, ये जो आपकी 5 डेफिनेशन हैं, एटॉमिक, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 5 में से एक डेफिनेशन बोर्ड में आनी ही आनी है। इन 5 डेफिनेशन में से एक बोर्ड में लाजमी आनी है। और इन्हीं क्वेश्चन में से अगर थर्ड चैप्टर शामिल हो तो थर्ड चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप आर पीरियड। तो ये लॉन्ग शॉर्ट सबके लिए बहुत अहम है, तो इसको जरा अच्छी तरह समझ लेना। और समझना तो आपने, कोशिश करूँगा अच्छी तरह समझा दूँ आप लोगों को, तो कोशिश हमेशा ही कोशिश होती है। अच्छा, इसके अंदर ना ये डेफिनेशन से पहले आपने 2-3 बातें अपने माइंड में रखनी है बस। उसके बाद डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। पहले कहानी सुनाऊंगा, डोज दूंगा आपको। जब कहानी समझ आ जाएगी तो जो तुम कहानी पै जाएगी, उस बाद तुम सारी गल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करते हो, एटम है, एटम को एनर्जी देते हो और एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। आपने एटम को एनर्जी दी, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां पे जो बात है, दो बातें अहम है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की मिकदार है रिक्वायर्ड, जो कि मिकदार चाहिए हमें, रिक्वायर्ड है। इसलिए रिक्वायर्ड है टू रिमूव, रिमूव का मतलब निकालना, खत्म कर देना। रिमूव, अमिट, कोई लफ्ज मिटा देना, रिमूव निकाल देना या अमिट कर देना मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझे बताओ मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उसको आपने निकालना है इन आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम। इन आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब क्या होता है ये पता है, मैंने बताया हुआ आपको। ऐसे जब फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। आइसोलेट, कोरोना में कहते हैं ना, इसको आइसोलेट कर दो, अलग कर देना, यानी कि उस एटम के ऊपर कोई और फोर्स अमल ना कर रही हो और वो गैसी हालत में हो। किस हालत में हो? तब आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अच्छा, ये देखो सोडियम है, आपने सोडियम सोडियम अच्छा लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होती है? सोडियम असल में सॉलिड होता है, मेटल है ये, मेटल सॉलिड होता है ये। पहले आपने इसको गैस में कन्वर्ट करना है। गैस में कन्वर्ट करने के बाद इसको आइसोलेटेड रखना है उस एटम को। उस आइसोलेट का मतलब उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स अमल ना कर रही हो। साथ वाले, अब देखो ना आप लोग, दो आइसोलेट है, कोरोना में करते हैं। उसको क्यों आइसोलेट करते हैं? क्योंकि साथ वाला जो बैठा है उसकी उसके साथ अट्रैक्शन है। तो हमने सोडियम एटम को भी साथ वाले एटम की अट्रैक्शन से मुकम्मल तौर पे आजाद कर देना है। इसे कहते हैं आइसोलेटेड। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। यानी आपने उसका क्यों करते हैं आइसोलेट? ताकि उसमें से जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बस वो रिक्वायर्ड हो जाए। हमें पता चल जाए इतनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए हम उसको आइसोलेट करते हैं, ताकि हमें साथ वाला कोई एटम अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। ये तो सर समझाने के लिए आपको, आपने जस्ट याद क्या करना है, ये 2 लाइनें करनी है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रहा हूं आपको। ये सोडियम एटम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। अब तो मेरे ख्याल से अब रट जाना चाहिए। अब तो मैंने कहा था ना आपको कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें मैं इस तरह करवाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको रट जाएंगी। और अभी तो थर्ड चैप्टर है, जो फोर्थ आना है तो और ज़्यादा आपका, यानी कि ना, फिंगर टिप्स पे आ जानी चीज़ें सारी, आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हो। अच्छा, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे।
दूसरे में, तो तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन कौन सा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये चार्ज तो आपको पता है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, चार्ज 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको आग हीट देनी पड़ेगी। कहीं से भी दे दो आप, सूरज की दे दो या आप वैसे हीट कर लो। अच्छा, आपको बोहर एटॉमिक मॉडल याद है? अगर आपको याद हो, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता तो क्या करता था? एब्जॉर्ब करता था। अब इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इसके न्यूक्लियस की फोर्स से बाहर निकालना है। तो लाज़मी बात है, ये एनर्जी लेगा तो बाहर निकलेगा। आ रही ना बात समझ? देखो, बोहर की बात ट्रू नहीं हो रही यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर होगी बात यहाँ तक? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के साथ सबसे कमजोर ताकत से जुड़ा हुआ है। इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये पहले भी मैंने किया हुआ, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, तो कितना चार्ज आ गया? +1 चार्ज आ गया। अच्छा, ये जो एनर्जी है ना, डेल्टा एच, ये मेन बात आ गई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, एच का मतलब हीट, चेंज ऑफ इंथाल्पी बोलते हैं इसको। ये फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर आपका। तो इंथाल्पी के चेंज के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? हमें 496 किलो जूल पर मोल। ये आपने ये वाली इक्वेशन भी लिखनी है, साथ ये वैल्यू भी देनी है। नीचे वाला सारा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको जो बुक में दिया वही लिखो। देने में तो मैंने आगे एग्जांपल देनी है, भी आपको समझानी है, उसके अंदर आप वो दे सकते हो। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या सबसे मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात को दोबारा रिपीट करता हूं, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है? इस अमल को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एंडो, दाखिल होना, थर्म का मतलब हीट, हीट का दाखिल होना। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट का दाखिल होना। तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तो कन्फ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? और आसान कर दो, बस दो बात, इलेक्ट्रॉन को निकालना है और कितनी एनर्जी चाहिए। आइसोलेटेड गैसीय एटम तो बात की बात है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? 2-3 बातें इसके अंदर है मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इवॉल्व, रिमूव, अमिट, 3 लफ्ज आ सकते हैं। एनर्जी में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक। और आइसोलेटेड गैसीय एटम लेना है। क्या लेना है? लेकिन ये 2 बातें अहम है। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालना है और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आई थिंक तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड। थोड़ा फास्ट कर दूं। अब ग्रुप में पढ़ना है तो ग्रुप में हमारे पास क्या होगा? टॉप टू बॉटम। पहले ग्रुप को याद है किसी को? हालिने की रब से फरियाद है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांशियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, उसके बाद सोडियम का 11, पोटाशियम का 19। तो अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 आएगा। और लिथियम करेंगे प्रोटॉन 3, पहले में 2, दूसरे में 1। सोडियम की 2, 8, 1। अच्छा, अब ये टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, पहले पॉइंट पढ़ ले, बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब ये पॉइंट कोई न्यू पॉइंट नहीं है, सारे के सारे वही पॉइंट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो मैंने बनाए इसलिए सेम है ताकि जब आप याद करो तो आप लोगों को मसला ना बने, प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, पहला पॉइंट तो आपको पता है कि साइज क्या होता है टॉप टू बॉटम?
इंक्रीज होता है। साइज एंड रेडियस ऑफ द एटॉमिक एटम इंक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरे में देखो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, ये वजह है साइज बढ़ने की। पहले हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में कितने होते हैं? 4 शेल होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अच्छा, इनर इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बात सब आपको इजीली समझ आ रही है। इनर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहाँ पे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाती है। जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। यही था ना शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट मैंने कहा था बस इनर इलेक्ट्रॉन देखो, इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा शील्डिंग इफेक्ट का लेक्चर दोबारा देख लेना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया था मैंने। अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस क्या है? कम है। और यहाँ पे लिथियम के केस में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट देखो, अब मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ये तो डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस और यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि सोडियम के दरमियान? हाइड्रोजन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे नीचे आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिथियम में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सोडियम में उससे भी कम होगी। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो नया मैंने दाखिल किया हो अभी तक, सारे पुराने चल रहे हैं। अच्छा अब देखो, आप मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि सोडियम में से? ये मैंने सवाल पूछना था आपसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना आसान है? जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कि आपको मैंने बताया भी नहीं, आप पहले ही कोई ना कोई अपनी राय दे रहे हो, बेशक सही दे रहे हो बेशक गलत दे रहे हो, लेकिन आप सोचने में मजबूर कर रहा हूं मैं आपको। असल में इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आप चीज को खुद सोल्व करने की कोशिश करते हो, या इस लेवल तक अल्लाह ताला आपको पहुंचा देता है कि आपका माइंड खुद एक्टिव हो जाता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, सोडियम में से सोडियम के दरमियान मैंने अभी आपसे क्या पूछा था कि सोडियम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो सोडियम में से हम थोड़ी सी हीट देंगे वो जल्दी निकल जाएगा। और ये बात ज़हन में रखना, जब मेटल्स पढ़ेंगे ना, मेटालिक बॉन्ड, वहां पे जिनका साइज बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल में तारीफें दी हुई हैं। और हमने लेफ्ट साइड पे जो होते हैं सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनको क्यों मेटल कहते हैं? उनको लेफ्ट साइड पे साइज ज्यादा बड़ा होता है, और राइट साइड पे जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होना शुरू हो जाता है पीरियड में। तो लेफ्ट साइड का साइज ज्यादा होता है, इसलिए वो सारे के सारे मेटल्स हैं। क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकल जाता है। बातें समझ तो नहीं आ रही मेरी? तो बेटा इसके अंदर बस सिंपल याद रखना है ग्रुप के अंदर। अच्छा मुझे बताओ, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी या उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसमें से उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? मुश्किल है? आसान है। माशाल्लाह, बस मेरी बातों में आ जाते हो या सो जाते हो आप लोग। अच्छा, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से कम है। गुड, शाबाश।
और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे बताओ ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, लिथियम की उससे कम, सोडियम की, पोटाशियम की। समझ तो नहीं आ रही बातें? अब यही बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एटम लूज इलेक्ट्रॉन इजीली इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो ये सारी बातें पहले की आपके 5 पॉइंट सेम, आखिरी 2 लाइनें मैंने समझा दी आपको। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इसको अच्छी तरह समझ लो, कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा अच्छा, ये जो है ना मैंने एग्जांपल अगर आपने करनी है, वैसे मैंने ये देखो लिखी भी हुई है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी। आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो साइज बना के जिस तरह मैंने समझाया है बोर्ड में, इस तरह लाजमी करो। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की लाजमी याद रखो। हाँ जी, क्योंकि वो आपने एग्जाम्पल में देनी ही देनी है। अगर लिथियम के साथ कर लेते हो तो आपको ट्रेंड में लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इसमें से यहां तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो बेटा इसको अच्छी तरह आप देख लेना, कोई बात रहेगी तो मुझसे पूछ लेना, और दुआओं में स्पेशली याद रखा करो। ठीक है?